हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों के पीछे की खबर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड भी सामने लाए और आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, ये भी बताने की कोशिश करते हैं। अभी एक बिहार इलेक्शन है। बिहार इलेक्शन के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं या कराए जा रहे हैं जिससे बीजेपी बिहार इलेक्शन में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सुशांत राजपूत की हत्या या खुदकशी ये एक सवाल बना दिया। ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे, ये श्लोक दिया जा रहा है, जबकि पूरे देश में हाहाकार है, बेरोजगारी है, कारोबार ठप है, हर तरफ। और जो जो कम्युनिटीज के बीच में डिवाइडिंग लाइन बनाने की कोशिश मुसलसल हो रही है, वो अपनी जगह। इस सब के बीच में बिहार और महाराष्ट्र का कनेक्शन कैसे बनता है, इलेक्शन में कैसे फायदा उठाया जा सकता है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट मुंबई से मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब। ये बताइए कि ये आखिर महाराष्ट्र इतना रेलेवेंट क्यों बन रहा है बिहार इलेक्शन से। आपका ताल्लुक चूंकि बिहार से है और आप महाराष्ट्र में मुंबई में रह रहे हैं, तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इन वाकयात? जी काजमी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए, जो एक बहुत ही रेलेवेंट और टॉपिकल इशू है इसके लिए। देखिए, जब से 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या सुसाइड हुआ, और जैसे ही खबर आई, आप सब जानते हैं कि बॉम्बे पुलिस ने अपना काम शुरू किया। और शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि साहब हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर हो, और बॉम्बे का जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड आप जानते हैं कि अलग अलग खेमे में बटा हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स है। तो लोगों से बुला बुला के उनका उनसे पुलिस जो पूछताछ कर रही थी, सब कुछ तैयार हो रहा था। इस बीच में मामला जो है वो, चूंकि उनका ताल्लुक पटना से और बिहार से सुशांत राजपूत का था। सच बात तो ये है कि बहुत सारे लोग जो फिल्म के शायकीन भी हैं, उनके सुसाइड या उनकी हत्या से पहले उनको ये नहीं पता था कि सुशांत राजपूत का ताल्लुक कहाँ से है। ये अलग बात है कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, उनकी जिंदगी पर, जो बहुत पॉपुलर हुई थी। तो बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ ये उनको पसंद करते थे, बहुत मकबूल थे, यंग चेहरा और बहुत ही एम्बिशियस भी, बहुत ही बोल्ड और हंसता खेलता नौजवान जो है वो एक्टर थे, बहुत ही पसंदीदा थे खासकर नौजवानों के बीच में। लेकिन एक बैग जब उनका चला जाना हुआ, उसके बाद जो है जो कुछ मामला हुआ, तो उसमें एक महीना जो है वो ऐसा लगा कि ठीक है, बॉम्बे की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से कर रही थी। लेकिन अचानक जो है बिहार की पुलिस ने गैर मामूली तौर पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उसके पीछे वो ये कहते हैं कि चूंकि उनकी फैमिली की तरफ से, सुशांत सिंह राजपूत के वालिद की तरफ से उनको अर्जी गई थी, उनको खत गया था और उनसे कहा गया था कि साहब आप कुछ कीजिए। तो फिर भी ठीक है, एक बाप के लिए एक उसके नौजवान बेटे का चला जाना, 4 बहनों के लिए उसके भाई का चला जाना, ये दर्द है। इस दर्द को हम भी समझ सकते हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर उन्होंने मांग की कि हमारे बेटे की अगर हत्या हुई है, सुसाइड हुआ है, तो इसका सही से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन शक और शुबा तब पैदा होता है जब बिहार के डीजीपी, उस वक्त के डीजीपी पांडे साहब का गैर मामूली तौर पे इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ। इसके ये मामला बॉम्बे का था, महाराष्ट्र का था, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थे, बॉम्बे में थे, बॉम्बे पुलिस काम कर रही थी। लेकिन डीजीपी साहब जिस तरह से, जिस अंदाज में लग रहा था कि वो बिल्कुल उसका एक हिस्सा बन गए हैं, एक पार्टी के तौर पर वो उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे थे। और उतना ही नहीं, बाद में उन्होंने रिया चक्रवर्ती, जो खातून अभी एनसीबी के जरिए पूछताछ करने के बाद वो जेल में है, उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसे कलमात कहा कि तुम्हारी औकात दिखा देंगे, और बहुत कुछ ऐसी बातें हुई।
और बड़े ही गर्मजोशी से वो सामने आते थे। और एक डीजीपी के लिए एक जो पुलिस का बहुत इतना बड़ा आला अफसर होता है, जो पूरे एक स्टेट का जो है सबसे बड़ा हेड होता है पुलिस का, वो खुल करके इस तरह से बातें कर रहा है, तो बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन अब समझ में आया जब इतवार को उन्होंने बाज़ाब्ते जेडीयू ज्वाइन कर लिया नीतीश कुमार के साथ मिल करके, और उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो ये समझ में आ गया कि ये सब जो उनके पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट थे, वो जाहिर सी बात है कि पोस्ट रिटायरमेंट के लिए वो कुछ चाह रहे थे, और जिसको उन्होंने दिखा दिया, ज्यादा देर नहीं किया। यानी कि चंद घंटों में उन्होंने जब उन्होंने अर्जी दी कि मुझे वीआरएस लेना है, अभी उनको फरवरी 2021 में रिटायर करना था, 4-5 महीने बाकी थे, उन्होंने पहले ले लिया। ये नहीं कि पहली बार उन्होंने वीआरएस दिया, इससे पहले भी वो दे चुके थे, उस वक्त मंजूर नहीं हुआ था और वो वापस वो बन गए थे ऑफिसर, वो जॉब में आ गए थे। लेकिन इस बार उनको चंद घंटों में कबूल कर लिया गया और उनको पार्टी में ले भी लिया गया। इससे पता चलता है कि इस मामले को सियासी तौर पे फायदा उठाने की कोशिश की जाए। जहां तक आपने न भूलेंगे न भूलेंगे, तो ये बात भी सामने आ गई कि जैसे ही ये मामला और उछला, तो बिहार की बीजेपी यूनिट ने सुशांत सिंह राजपूत के फोटोग्राफ्स को, पोस्टर को बना के, और फिर वो उसका राजनीतिकरण कहा जाए या उसका जो कुछ फायदा उठाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि वो बिहार से उनका ताल्लुक था, तो उससे भी कुछ फायदा हो के देखो हम जो है उसके लिए कर रहे हैं, यानी उनको जस्टिस दिला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज जो है, जो आपका सवाल है कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र को, तो जाहिर सी बात है, ये लगता है कि महाराष्ट्र के कंधे पर, यानी महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसको उधर भजाने की कोशिश की जा रही है बिहार में, ये क्लियर साफ है। अच्छा, इसमें महाराष्ट्र की अहमियत इसलिए और बढ़ रही है, जो हम समझ पा रहे हैं कि वहां उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो बीजेपी से अलग होकर के कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले 2 साधुओं की हत्या का मामला हुआ, उसको भी कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद कोरोना के दौरान भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जिसमें फिर से उसे कम्युनल बनाने की कोशिश की गई थी। बांद्रा रेलवे स्टेशन का जो वाकया था, तो क्या इसमें सिर्फ बिहार इलेक्शन जीतना है या उद्धव ठाकरे को भी कमजोर करना है? क्योंकि वहां अर्नब गोस्वामी जैसे मामला भी चल रहे हैं और भी दूसरे इश्यूज हैं, तो क्या कुछ उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहती है बीजेपी? क्योंकि वहां कंगना रनावत, जिनको बाद में राज्यपाल मिले और जिन्होंने इस हद तक कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी टाइम लेकर के मिलने जाऊंगी, तो क्या ये लार्जर जो कैनवस पे जो कुछ हो रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही है। जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने मिलकर के एनसीपी से और कांग्रेस से यहाँ की सरकार बनाई, तो बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी को लगता था और अभी भी लगता है कि ये शिवसेना जो है उनकी नेचुरल अलायंस थी। आपको पता होगा है कि शिवसेना जो है वो उन पुरानी पार्टियों में, जैसे पंजाब की जो अभी हटी है शिरोमणि अकाली दल जो है, सैड जो है, वो जो उनसे हटी है, एनडीए का हिस्सा थी, उसी तरह से शिवसेना जो है उनकी बहुत ही पुरानी, यानी शुरू के एनडीए के पार्टनर थे जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, उस वक्त से लेकर के अब तक। लेकिन इसको शायद बीजेपी इसको हजम नहीं कर पा रही है कि हम जो है यहाँ के सरकार का हिस्सा नहीं है, और एक पर एक ऐसे कुछ वाकयात होते चले जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं ये कोशिश हो रही है कि ये शिवसेना की सरकार जो है, और खासकर उद्धव जिसको लीड कर रहे हैं, वो कमजोर हो। और उसके लिए कई ऐसे एपिसोड्स हुए जिसका आपने जिक्र किया, कंगना रनावत का। देखिए, इस शहर में, बॉम्बे में जहाँ मैं रहता हूँ कई सालों से, ये पहला वाकया नहीं है कि किसी का घर जो है बीएमसी ने जाके तोड़ दिया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसमें उनको नोटिस दी गई है, तो बहुत सारे लोगों के घर जो है वो टूटे हैं या उनके ऑफिस टूटे हैं, उन्होंने कुछ इलीगल बना लिया। लेकिन कंगना रनावत जिस तरह से खुल के सामने आई और उन्होंने एक
एडवर्शियल रोल, ये ठीक है किसी का घर टूटता है, ऑफिस टूटता है तो दर्द होना मुनासिब है, वो होता ही है, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया कि वो विक्टिम है, और विक्टिम होने के साथ साथ ही नहीं, उनके इस ऐलान से कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ और देखती हूँ कि कौन रोकता है। और आपको पता होगा कि इधर से शिवसेना के जो एमपी और स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, उनका बयान आ रहा था। फिर उनको आनन फानन में वाई कैटेगरी जो है वो सिक्योरिटी दी गई। और फिर इतना ही नहीं, ये मेरे ख्याल से कम मैंने पहली बार देखा कि हवाई जहाज में जहाँ की सिक्योरिटी बरती जाती है, वहां चंद मीडिया कर्मियों को, मीडिया पर्सन को कैमरा लेके अलाउ किया गया ऊपर हवाई जहाज के अंदर, जिसके वीडियो बाद में वायरल हुए। यानी वो शूट करने के लिए वो कब बैठी, कहाँ बैठी और किस तरह से बॉम्बे आई, फिर बॉम्बे से काफिला चला उनका अपने घर पर। ये सब जो है ड्रामा चलता रहा। तो इससे भी पता चलता है कि मतलब इतनी जल्दबाजी जो है और सरकार ने की, उनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई। अगर उनको उनकी जान को या उनको ऐसा कुछ खतरा था तो वो महाराष्ट्र की पुलिस से भी या महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से भी सिक्योरिटी मांग सकती थी, क्योंकि वो यहाँ रहती है कि साहब मुझे मुझे खतरा है, आप मुझे दीजिए। अगर इन्हें न दिए होते फिर उसके बाद अपील करने का हक था, लेकिन ये सब नहीं किया और डायरेक्ट जो है वो उन्होंने वहीं से सिक्योरिटी मांगी और फिर इनको दिया भी गया। खैर उतना ही नहीं, उसके बाद अब आगे आइए, आपने कहा कि ये सरकार को चाहती है बीजेपी के रहे या नहीं रहे, इसका एक बयान सबूत अभी कल ही परसों जो है वो पता चला। जो रामदास अठावले हैं, दलित लीडर हैं, आरपीआई के अध्यक्ष हैं और वो एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये चाहिए उद्धव को कि वो जो है बीजेपी के साथ सरकार बनाए। और एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि 1 साल जो है वो उद्धव रहे सीएम और उसके बाद बाकी जो है देवेंद्र फडणवीस जो बाकी अभी 5 साल में बचा हुआ है वो उसमें उनको दे दिया जाए। यानी कि ये सब जो है खिचड़ी अपने आप बनाने की कोशिश की रही है। उद्धव ने कभी नहीं कहा कि जब से वो सरकार में आए कि हाँ मैं बीजेपी के साथ जाना चाहता हूँ, या उनके किसी बड़े लीडर ने ऐसी बात नहीं की। सिर्फ इस पे चर्चा हो रही है। देवेंद्र फडणवीस से संजय राउत ने मुलाकात की। अब भाई मुलाकात करने की कई वजूहत हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने इसलिए मुलाकात की कि साहब हम जो है एक नया फॉर्मूला तैयार करते हैं कि चलिए अब हम आपसे सरकार बनाते हैं। अगर यही करना होता तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या थी? वो तो अगर ऐसा ही अगर उनको फॉर्मूला तैयार एक्सेप्टेबल होता बीजेपी शिवसेना को तो पहले कर लिए होते। ये सब सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि ताकि ये इसको जो है वो टारगेट में रखा जाए। शिवसेना को मतलब ये एहसास नहीं हो कि आप बिल्कुल फ्री हैंड है या आप बिल्कुल जो है आजादी से आप जो है काम चला रहे हैं या आप सरकार चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमेशा जो है ये सरकार प्रेशर में है। जाहिर सी बात है कि एक कोलिशन की जो कश्मकश होती है, खींचातानी वो चलती रहती है कुछ न कुछ। कभी राहुल गांधी का बयान आ गया, कभी शरद पवार ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे लगता है कि साहब शायद वो नाराज हैं। लेकिन ये सब चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ये 5 साल ये लोग पूरा कर लेंगे, उसके बाद भले इलेक्शन हो, उस वक्त क्या होता है वो कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जाने वाली है। बिहार इलेक्शन पर इस सब का क्या असर होने वाला है? देखिए मेरे ख्याल से इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। आप इस बात को समझिए कि रिया चक्रवर्ती या उसके साथ जो कुछ हेमल मिरांडा और दूसरे लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो मामला एनसीबी ने जो उनको पकड़ा या एनसीबी ने देखा कि जो ड्रग्स में इस्तेमाल में या उसके लेने देने में इन्वॉल्व है, उससे मामला डायरेक्ट है। ये सुशांत सिंह राजपूत का न तो मर्डर या साइड का कोई खास मामला इसमें नहीं है। ये सब ड्रग्स के मिसयूज या उनका जो गलत यूज इस्तेमाल किया गया है या जो उसका इस्तेमाल हुआ उसके। दूसरी बात ये है कि बिहार में जो इश्यूज है वो देखिए कि बेरोजगारी, जो लोग यहाँ से महाराष्ट्र या दिल्ली या मुल्क के दूसरे हिस्सों से जो माइग्रेंट्स कोरोना के बाद जो मुतासिर हुए थे लाखों की तादाद में, जो उनकी रोजी रोटी का सवाल है, वो इशू है। आपने देखा होगा कि जब कई वीडियोज ऐसे आए हैं कि जब
जब भी कोई सिटिंग एमएलए या मिनिस्टर अपने एरिया में गया है तो लोगों ने बहुत नाराजगी का इजहार किया है। तो इससे पता चलता है कि लोग खुश थे। दूसरी बात के कई जिला जो है, कम से कम 12-14 जिला बिहार के, वो अभी हाल में ही बाढ़ से बुरी तरह से मुतासिर। तो जाहिर सी बात है वहाँ जो लोगों में नाराजगी है कि उनको खाने के मसले हुए, उनको रहने के उनके घर चले गए, लोगों के खेत खलियान जो है वो डूब गए। तो इन सब चीजों का असर हुआ है। तो इश्यूज वहाँ के लोकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, न कि महाराष्ट्र में एक एक्टर का चला जाना या फिर उसका किसी अंदाज उसके कॉल जो लोग इन्वॉल्व थे। अभी तो ये पता भी नहीं चला कि वाकई उनका मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़ा इशू वो बिहार के इलेक्शन में होगा। अच्छा, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर महाराष्ट्र में रहते हैं, एक बड़े अखबार से आपका ताल्लुक भी है। बिहार के जो वोटर्स हैं उनको एज ए जर्नलिस्ट क्या कहना चाहेंगे, इस सारे प्रकरण पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है अपना इश्यूज देखिए। आप यहाँ डेमोक्रेसी में हर किसी को अपना वोट देने का अधिकार है, अपनी पार्टी चूज करने का अधिकार है। तो वो इस इशू को पहले वो समझे कि क्या हमारे बुनियादी इश्यूज हैं, किस जिन पार्टियों को हम वोट देने जा रहे हैं उनसे हमें क्या तवक्कात है, क्या वाकई हमें वो एक अच्छी सरकार देगी, वो वही हमारे मसाइल का हल करेगी। अगर वो उन इश्यूज पर ज्यादा वो फोकस करना, ना कि वो बाहरी किसी चीज को, किसी एक इशू को या किसी एक एपिसोड से लेकर के वो बहकावे में आए। और जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन जो है वो कोशिश करेंगे हर तरफ के कि साहब हमने ये किया वो किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोकल इश्यूज है उसी पे सब लोग अगर ध्यान रखें तो वो बेहतर रहेगा, वो स्टेट के फायदे में भी रहेगा, उनके हक में भी रहेगा। अच्छा, वैसे भी नीतीश कुमार ने जब जब वो पावर में आए थे तो लालू प्रसाद यादव के साथ में थे, और अचानक कुछ ऐसी चीजें की गई जिससे हुकूमत बदली और वो एनडीए की हुकूमत में वो शामिल हो गए। तो ऐसी सूरत में खुद नीतीश कुमार के अपना बेस कितना मजबूत है जिसके जरिए बीजेपी या एनडीए को फायदा पहुंच सकता है? लालू से हटने के बाद नीतीश की अपनी सियासी हैसियत कितनी मजबूत है बिहार में? देखिए, नीतीश और लालू जब साथ आए थे, क्योंकि इससे पहले नीतीश जो है एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद फिर ये जब इलेक्शन हुआ 2015 का, उसमें ये साथ आए और करीब 2 साल उन्होंने जो है वो साथ जो है वो रहे भी। लेकिन फिर अचानक जो है नीतीश कुमार को पता नहीं गैब से खबर आई या उन्होंने कुछ ऐसा देखा, सोचा, उनको महसूस हुआ कि साहब ये लालू की फैमिली तो बहुत करप्ट। तो जब उन्होंने पहले समझौता किया था तो क्या लालू पहली बार करप्ट हुए थे? लालू पहले भी जेल गए हुए थे। लालू का करप्ट होना या उनकी फैमिली का करप्ट होना ये कोई छुपी बात तो थी नहीं। नीतीश कुमार तो फाइनेंस क्यों किया, उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने फिर सरकार क्यों बनाया, और इस पे क्यों राजी हो गया कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, उनके दूसरे बेटे को एक और मिनिस्ट्री दी जाएगी। तो फिर उससे क्यों तैयार हुए वो, जब ये सब कुछ जान रहे थे नीतीश कुमार, तो फिर उन्होंने हाथ मिलाया। उसके बाद हाथ मिलाने के बाद फिर वो 2-2.5 साल के बाद बहुत सारी उसकी वजूहत हो सकती हैं। कुछ लोग कहना है कुछ स्कैम का मामला था, मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, लेकिन बहुत सारी इश्यूज हुए जिससे नीतीश कुमार ने कहा कि हमने ये रियलाइज किया कि अपनी गलती को, कि हम जो है वो मेरा एक तो आर्म ट्विस्टिंग हो रहा था या फिर हमको काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम उनसे अलग हुए और एनडीए के साथ आने के। सच बात तो ये है कि अगर आप वाकई सियासी मुबस्सरीन से उनसे आप बात करेंगे तो उनको बताएंगे कि नीतीश कुमार की अपनी जो पोजीशन है वो सियासी तौर पे कमजोर हुई है। पार्टी कितना परफॉर्म कर पाएगी एनडीए के
दोनों बीजेपी के साथ मिलकर के ये आने वाला वक्त बताएगा क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन वाकई उनकी अपनी पोजीशन कमजोर हुई, उसकी वजह उसके एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान के पास लोक जनशक्ति पार्टी जो सेंटर में अभी उनके साथ एनडीए का हिस्सा है, वो खुद मिनिस्टर हैं, लेकिन जिस तरह से उनके बेटे चिराग पासवान ने पिछले दिनों, पिछले एक महीने से लगभग जिस अंदाज में उनके बयानात आ रहे हैं, अभी तक ये आज तक ये अभी फैसला नहीं हुआ है कि पिछले कल जो है वो बीजेपी के प्रेसिडेंट ने मीटिंग की चिराग पासवान से, लेकिन ये मामला अभी तक तय नहीं हुआ है कि वो कितने सीट्स पे लड़ेंगे। ये सीट्स के इशू पे अभी मामला अटका हुआ है। तो गोया के और बात पासवान के बेटे का ये बयान आना कि साहब हम जो है अपनी मर्जी से, या हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हम जो है वो इतने सीट चाहते हैं, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने, और फिर नीतीश कुमार का ये कहना कि जिसको दिल में जो आए वो कहे, तो गोया के ये बात साबित हो गई कि आप एनडीए का जो एक अहम जो खास करके बिहार की पॉलिटिक्स में है, पासवान जी की पार्टी है, उसको आप एक साथ ले जाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अगर वो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहते हैं तो वो नीतीश की वजह से नहीं रहेंगे, बल्कि वो बीजेपी की ऊपर की जो लीडरशिप है उनके साथ अगर उनका कोई ऐसा बन जाता है तो उसी के बुनियाद पर रहेंगे, वरना वो इंडिपेंडेंट लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार की पकड़ एनडीए में उतनी मजबूत नहीं है, वरना फिर रामविलास पासवान जो उनके पुराने साथी हैं वो क्यों अलग होकर जाना चाह रहे हैं, या वो अलग से दूसरी पार्टी या अपने कैंडिडेट क्यों खड़ा करना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वजीहुद्दीन साहब, आपने मुंबई से हमें काफी गहराई से वहां के हालात बताए, और मैं समझता हूं चूंकि आप बिहार और महाराष्ट्र दोनों हालात अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत ही मालूमात हमारे दर्शकों को दी है, और आप अब से पहले भी मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ये हालात अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है, जबकि पूरा देश बेरोजगारी और कारोबार की कमी और बीमारी और मुख्तलिफ किस्म की चीजों में उलझा हुआ है। इधर किसान और मजदूर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसी हालत में फिल्मी जो एक्टर्स हैं उनके सहारे इलेक्शन लड़ा जाए, जैसा कि आपने बताया कि शायद इसका कोई असर नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या नतीजे होते हैं इलेक्शन के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब, आपने मुंबई से हमारा साथ दिया। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।